किशोरी अपनी बेटी सीरत और बेटे सार्थक के साथ रहती है। एक दिन जब सीरत घर के बाहर अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है, तभी ओफो यार नीता, तू क्या थोड़ी पागल हो गई है क्या? तूने ही मुझे कहा था ना कि केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाने में तू मेरी मदद करेगी, लेकिन तू अब लास्ट मिनट पर यह कह रही है कि तू नहीं आ सकती। अब मैं क्या करूं यार, मेरी मदद कौन करेगा? तभी वहां पर उसकी पड़ोसन मनीषा की बेटी भाव्या आती है। अरे सीरत, तुम टेंशन मत लो, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि कैसे लास्ट मिनट पर तुम्हारी सहेली ने तुम्हें मना कर दिया है। हाउ स्वीट भाव्या दी, आप तो बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। चलिए हम जल्दी से प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर भाव्या सीरत के घर जाकर उसके प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करती है और साथ ही वो घर में सबके लिए चाय भी बनाती है। भाव्या का इतना अच्छा बर्ताव देखकर किशोरी उससे बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है भाव्या बेटी, तुमने तो सबके लिए चाय भी बना दी, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे किशोरी आंटी, अब आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना, इसीलिए मैंने बना दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने चाय अच्छी बनाई है। धन्यवाद बेटी। किशोरी अपने बेटे सार्थक के लिए लड़कियां ढूंढ रही होती है। फिर एक दिन वो लोग बाजार में मिलते हैं। तभी अरे किशोरी बहन, मनीषा बहन, क्या हुआ? आप दोनों अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो ना? मिला कि नहीं कोई? अरे नहीं सुमन, अभी तक मुझे कोई रिश्ता नहीं मिला। हाँ सुमन, मेरा भी यही हाल है। अरे तो फिर तुम दोनों एक काम करो ना, तुम दोनों अपने बेटा और बेटी का रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते? वैसे भी सार्थक और भाव्या एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानते हैं। अरे हाँ सुमन, मैं तो हर जगह पर रिश्ते ढूंढती रही, लेकिन मेरे दिमाग में अपनी पड़ोसन की बेटी तो आई ही नहीं। भाव्या वैसे एक बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है। जब जब वो घर पर आती है तब वो मेरी बहुत सेवा करती है। हाँ किशोरी बहन, मेरे दिमाग में भी सार्थक का ख्याल कभी नहीं आया। वो भी एक अच्छा और होनहार लड़का है, इतनी अच्छी पोस्ट वाली नौकरी करता है और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और ना ही मेरी भाव्या और उसके पापा को होगा। हाँ मनीषा बहन, मुझे भी कोई एतराज नहीं है और मेरा बेटा तो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। इसका मतलब रिश्ता पक्का समझो। इस तरह किशोरी और मनीषा के फैसले से अब सार्थक और भाव्या की शादी हो जाती है और किशोरी की पड़ोसन ही उसकी बहू बन जाती है। लेकिन शादी के बाद जब भाव्या सबके लिए नाश्ता बनाती है, तभी ओ गॉड भाव्या, ये हलवा है या कोई जानलेवा पदार्थ? अरे इसमें तो तुमने चीनी भी नहीं डाली है और ना ही ये पका हुआ है। अरे अगर ये पका हुआ भी होता ना तो मैं उसे उपमा समझकर खा लेता। हाँ भाभी, ये पराठे भी आपने कैसे बनाए हैं? आधे हैं जो कच्चे हैं और बाकी के आधे जले हुए हैं। काव्या बहू, अरे ऐसी कौन सी राजधानी एक्सप्रेस पकड़नी थी तुझे जो तूने इतनी जल्दबाजी में इतना घटिया खाना बनाया? मुझे तो लगा था कि तेरे हाथों में स्वाद होगा, लेकिन तू तो एकदम गई गुजरी निकली। माफ कीजिए माँ जी, पहले ही लेट हो गया था ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में सब घोटाला कर दिया। आई एम रियली सॉरी सार्थक और सीरत, अगली बार मैं पराठे एकदम अच्छे बनाऊंगी। उस दिन तो भाव्या को सभी समझ लेते हैं, लेकिन अब बीतते वक्त के साथ साथ भाव्या यूं ही सारे काम जल्दबाजी में करके पड़ोस में अपने मायके में चली जाती है। अरे भाव्या बेटी, आज तू यहाँ पर 5वीं बार आ रही है। अब तेरी शादी हो चुकी है तो तू यहाँ पर बार बार क्यों आती है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें अब अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। माँ पापा, आप दोनों को मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो बता दीजिए, मैं वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी।
अरे नहीं बेटी, हमने ऐसा कब कहा? लेकिन बार बार यहाँ पर आना सही नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे? और ये सब करना तुम्हें एक बहू होने के नाते शोभा भी नहीं देता है। और नहीं तो क्या, अरे ससुराल में एक बहू को कितने सारे काम होते हैं, और अगर उसके बावजूद भी तेरे पास वक्त बच रहा है तो तू उसे अपनी सास और ननद के साथ बिता। लेकिन तू यहाँ पर दिन में 50 बार मत आया कर। ये तेरा मायका है और अब तू पराई हो चुकी है, समझी कि नहीं? नहीं माँ, मैं मेरे सारे काम निपटा कर ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं ससुराल में नहीं कर सकती। जैसे कि आराम करना, जितना मर्जी हो उतना टीवी देखना, फोन पे बातें करना, जो चाहे जब चाहे खा लेना। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ। हे भगवान! भाव्या की बातें सुनकर मनीषा अपना सिर पकड़ लेती है। मनीषा के इतना समझाने के बावजूद भी भाव्या उसकी कोई बात नहीं सुनती, और उसके इस जल्दबाजी में काम करने के कारण एक दिन शाम तक गीले कपड़े बाल्टी में वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं, और दिन भर वॉशिंग मशीन का बटन भी चालू रहता है। ये देख भाव्या बहू, अरे तेरे मायके भागने के चक्कर में तू सारे काम आधे अधूरे करके जा रही है। ये कपड़े सुबह से गीले हैं, इन्हें तो तूने धो दिए, लेकिन सुखाएगा कौन? और ये मशीन का भी बटन ऑन ही रखा है। अरे ये सब तेरा क्या चल रहा है? माफ कीजिए माँ जी, वो मैं भूल गई। अरे चुप कर, बस माफ कीजिए ही करती रहती है, धोबी कहीं की। अरे शादी के पहले तो तू कितनी संस्कारों वाली लगती थी, लेकिन शादी के बाद तेरे असली रंग पता चल रहे हैं। मौका मिला नहीं कि फुदक फुदक के अपने मायके चली जाती है, निर्लज्ज कहीं की। और भाभी, अगर आपको अपना मायका इतना ही प्यारा है ना, तो अपनी शादी ही क्यों की? आप एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती, और आपने तो मेरे कमरे की सफाई भी नहीं की। सुबह कॉलेज जाने से पहले बताया था मैंने आपको, लेकिन मेरा कमरा अभी तक गंदा पड़ा है। सीरत, तुम तो ज्यादा बोलो ही मत। मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, बहू हूँ इस घर की। और तुम्हें अगर अपने कमरे की सफाई की इतनी ही पड़ी है ना, तो तुम खुद कर लो ना। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो सारे काम मुझसे करवाती हो। अरे मैं अपने मायके ही जाती हूँ ना, थोड़ी ना कोई गुनाह किया है मैंने। भाव्या, तू मेरी बेटी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे वो तुझसे छोटी है, लेकिन इसमें तो तुझसे भी ज्यादा अकल और समझ है। तू बस दिखावे के लिए गुनी और सुशील बनती है, और नौकरानी नहीं। एक बहू होने के नाते ये सारे काम करना तेरी जिम्मेदारी और फर्ज है। और अगर तुझे मायके में जाना है ना, तो तू जा सकती है, किसी ने तुझे रोका नहीं है। पर अपने सारे काम खत्म करके जाना। ठीक है माँ जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर भाव्या मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, और उसके अगले दिन वो सारे काम ध्यान से करती है। लेकिन उसके अगले ही दिन वो वापस से वही गलतियां दोहराने लगती है। इसीलिए अब गुस्से में किशोरी मनीषा और पारितोष के पास जाती है, और उनसे वो भाव्या की शिकायत करती है। भाव्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें मैंने और तेरे पापा ने 1000 बार समझाया है कि अपने ससुराल और गृहस्थी पर ध्यान दे, और अपने मायके में कम आया कर, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनती। अब देखो, तुम्हारी वजह से इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसे नहीं चलता भाव्या, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, उनके घर की बहू और बीवी बन चुकी हो। माफ कीजिए पापा, माफ कर दो माँ। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी, और अपनी बात पर टिकी रहूंगी, और ससुराल पर ज्यादा ध्यान दूंगी। पक्का पापा। लेकिन इस बार भी भाव्या अपनी बातों से मुकर जाती है। 3 दिन वह ठीक से रहती है, लेकिन चौथे दिन उसके नखरे फिर से शुरू हो जाते हैं, और वो अब दोपहर में छुप छुप कर मायके जाने लगती है, ताकि अपने माँ और पापा के तानों से बच सके। एक रोज, क्या मतलब भाव्या गायब हो गई है?
अरे सुबह से तो घर पर ही काम कर रही है ना। पता नहीं बेटा, अरे आजकल तो वह ऐसे ही गायब होती रहती है। शायद अपने मायके गई हो, वहीं पर जाकर देखते हैं। फिर किशोरी भाव्या के मायके चली जाती है और वहां के बेल बजाने लगती है। क्या हुआ किशोरी बहन? अरे मनीषा बहन, आपने हमारी भाव्या बहू को देखा है क्या कहीं? पिछले 2 घंटे से वो लापता है। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? अरे ये आप क्या कह रही हो किशोरी बहन? हाँ पारितोष भाई साहब, हमें तो लगा कि वो यहीं पर होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। अरे नहीं किशोरी बहन, वो यहाँ पर आई ही नहीं। उतने में वहां पर भाव्या पीछे से आ जाती है और सबसे कहती है, क्या हुआ माँ? कौन इतनी बेल बजा रहा था? अरे भाव्या तू यहाँ पर? लेकिन तू यहाँ पर कब आई और कैसे आई? हाँ भाव्या, हमने तो तुम्हें अंदर आते हुए देखा ही नहीं। अरे पापा, वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों सो रहे थे ना, और आपकी नींद खराब ना हो, इसीलिए मैंने बेल बजाई ही नहीं और अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर चली आई आराम करने। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो भाव्या? देखो किशोरी बहन और बाकी सब लोग कितने परेशान हो गए हैं। सॉरी माँ। देख रही हो ना मनीषा बहन, अरे इसे समझाए हुए ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और इसने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी है। अरे इसके नखरे देख देख कर तो हम परेशान हो गए हैं। माफ कीजिए किशोरी बहन, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। और भाव्या, अब बस बहुत हो गया, हम भी और ये सब सहन नहीं कर सकते। पारितोष जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। हम बरेली में अपने बेटे और बहू के पास जाकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहकर ये लड़की और बिगड़ती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अपनी शादी तोड़कर ही मानेगी। हाँ मनीषा, मैं भी इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। क्या? अरे नहीं माँ पापा, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज पापा, यहाँ से मत जाओ। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। मैं पक्का सुधर जाऊंगी। प्लीज माँ, ऐसा मत करो ना। चुप रहो तुम भाव्या। अरे तुम तो हर बार कहती हो कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन कभी नहीं सुधरती। 4 दिन बाद तुम्हारी यही हरकतें फिर से शुरू हो जाती है। अरे तुम्हें तो अपनी इज्जत और अपनी लाइफ की कुछ भी नहीं पड़ी है, लेकिन हमें तुम्हारी पूरी चिंता है। और अब हमारे यहाँ से जाने के बाद ही तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। अरे नहीं माँ, मैं इस बार सच कह रही हूँ। मैं सच में सुधर जाऊंगी, लेकिन प्लीज माँ, प्लीज यहाँ से मत जाओ। पापा, आप तो माँ को समझाइए ना। नहीं भाव्या, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे पड़ोस में ही मायका होने के कारण तुम तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही हो। अगर हम यहाँ पर होते ही नहीं ना, तो तुम एक अच्छी बहू बन सकती हो। इसीलिए हमारे यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। भाव्या उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दोनों नहीं रुकते और अपना ये वाला घर किराए पर देकर वो दोनों अपने बेटे और बहू के पास जाकर रहते हैं। जिसके बाद भाव्या को अब ना चाहते हुए भी ससुराल में ही रहना पड़ता है और फिर वक्त के साथ साथ वो अपने ससुराल के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। यामिनी और राजेश के बेटे अंकित की शादी प्रज्ञा नाम की एक लड़की से हुई होती है। अंकित और प्रज्ञा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रज्ञा की छोटी बहन उर्वशी के पति की कुछ महीनों पहले ही मौत हुई होती है और वो अब अपने मायके में ही रहा करती है। प्रज्ञा मेरी जान, देखो मैंने तुम्हारे लिए गजरा लाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह अंकित, तुम तो मेरी छोटी से छोटी बातों को भी कितना याद रखते हो। तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो और तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बीवी हो। फिर एक दिन अचानक से प्रज्ञा के माता पिता की एक अपघात में मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन उर्वशी घर पर अकेली पड़ जाती है। दीदी, अब मैं क्या करूंगी? पहले मेरा पति चला गया,
जिसके बाद मुझे मेरे ससुराल वालों ने अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और अब तो माँ पापा भी चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ दीदी? तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चुटकी, मैं हूं ना। तू मेरे ससुराल में रहेगी। आपके ससुराल में? लेकिन जीजू के मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं उर्वशी, मम्मी और पापा को कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने मुझे यहाँ आने से पहले ही बोल दिया है कि तुम्हें हमारे घर ले आए। थैंक यू जीजू। अब दिन बीतते जाते हैं और उर्वशी अपने बड़ी बहन के ससुराल में रहने लगती है। एक दिन, जीजू, दीदी कहाँ पर है? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। अरे उर्वशी, तुम्हारी दीदी तो यहाँ पर नहीं है, शायद आंगन में होगी। उतने में अचानक से उर्वशी का पैर फिसल जाता है और वो जाकर अंकित की बाहों में गिरती है और उसकी प्यार भरी आंखों में खो जाती है। उतने में वहां पर प्रज्ञा आ जाती है। छुटकी, तू यहाँ पर? हाँ। अरे दीदी, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी, लेकिन उतने में। हाँ बाबा, समझ गई मैं, सफाई मत दे मुझे। हाँ दीदी, आप कितनी अच्छी हो। वैसे मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं आज शाम को अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तो क्या मैं आपका वो हरा वाला ड्रेस ले सकती हूँ क्या? प्लीज दीदी, मना मत करना। ठीक है चुटकी, ले लेना, कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी। उर्वशी जब अपने कमरे में जाती है तब वो अंकित की फोटो को प्यार भरी नजरों से देखती है। हाय, कितने प्यारे से ही जीजू, इन्होंने तो मुझे अपनी बाहों में घेर लिया। कितने केयरिंग और लविंग है ये। दीदी तो बहुत ही खुशनसीब है जो उन्हें इतना प्यार करने वाला पति और ससुराल मिला। लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मेरा पति भी मर गया और मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मुझे भी ये सब चाहिए। मैं अंकित को पाकर ही रहूंगी और इसलिए मुझे दीदी की जगह लेनी होगी। जो कुछ भी उसके पास है वो मुझे सब चाहिए। उसका पति, उसका ससुराल और बाकी सब कुछ, सब कुछ। फिर उर्वशी प्रज्ञा का ससुराल और उसका पति पाने की जिद पर अड़ जाती है। फिर एक रात वो प्रज्ञा के कमरे में जाती है और उसके अलार्म क्लॉक में कुछ गड़बड़ कर देती है। अब कल सुबह तो अलार्म बजेगा ही नहीं क्योंकि मैंने टाइम में गड़बड़ कर दी है, और जब अलार्म ही नहीं बजेगा तब दीदी उठ ही नहीं पाएगी, और जब वो नहीं उठ पाएगी तभी मैं उनकी जगह पर सारे काम करूंगी और सबके दिलों में अपनी जगह बना लूंगी। फिर अगली सुबह ऐसा ही होता है। अलार्म ना बजने के कारण प्रज्ञा नहीं उठ पाती और उसके सारे काम उर्वशी कर देती है, जिसके बाद प्रज्ञा को उसके सास ससुर खूब सुनाते हैं। प्रज्ञा बहू, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे सुबह की चाय से पहले अपनी दवाइयाँ खानी होती है, और तो और अंकित का भी टिफिन बनाना होता है। अरे रोज सुबह जल्दी उठने का इस घर का एक नियम है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बहन ने सारे काम कर दिए। तुम्हारी बहन तो तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सो गई। मैंने तो अलार्म भी लगाया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बजा ही नहीं। कोई बात नहीं प्रज्ञा, होता है कभी कभी। इट्स ओके एंड थैंक यू उर्वशी, तुम्हारे हाथ के पराठे तो सच में अच्छे हैं। यू आर वेलकम जीजू। फिर एक रात अंकित और प्रज्ञा दोनों डिनर पर साथ जाने वाले होते हैं। तभी उनकी सारी बातें उर्वशी सुन लेती है और वो एक प्लान बनाती है। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। प्रज्ञा दीदी और अंकित एक साथ डिनर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंकित के साथ डिनर पर मैं जाऊंगी। फिर उसके बाद उर्वशी एक अननोन सोशल मीडिया आईडी से प्रज्ञा को मैसेज करती है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बचाने आओ। मैं जस्सी बोल रही हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्रज्ञा। ओह नो, ये तो जस्सी का मैसेज है, लेकिन ये किसी और की आईडी से मुझे मैसेज क्यों कर रही है? नहीं नहीं,
इस वक्त ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे जस्सी को बचाने के लिए जाना ही होगा। फिर प्रज्ञा उस मैसेज में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और वहां पर उसे कोई लॉक कर देता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उर्वशी का ही आदमी होता है। दरवाजा खोलो, कोई है? जस्सी, कहाँ है जस्सी? लगता है ये किसी की चाल थी। किसी ने मुझे कैद करने के लिए फेक आईडी बनाकर मैसेज किया है। जब मैं तुम्हें बोलूंगी तभी इसे यहाँ से बाहर निकालना, ठीक है ना? ठीक है मैडम। ये लो तुम्हारे पैसे। वहाँ घर पर अंकित डिनर पर जाने के लिए प्रज्ञा की राह देखता है और उसे कई बार फोन भी करता है। क्या हुआ जीजू, काफी परेशान लग रहे हो आप? अरे मैं और प्रज्ञा आज दोनों डिनर पर जाने वाले थे। टेबल भी बुक कर दिया है मैंने, लेकिन अब वो फोन ही नहीं उठा रही। शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ होगी जीजू। मैंने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देख लिया था। उनकी फ्रेंड का नाम लेती हुई जा रही थी वो। लेकिन आप निराश मत होइए। दीदी ना सही तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। और वैसे भी आपने तो पहले से ही टेबल बुक कर दिया है, तो उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही चलना, वरना कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो हम दोनों चलते हैं। उर्वशी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। फिर वो और अंकित दोनों साथ में डिनर करते हैं और जब उनका डिनर हो जाता है तब वो आदमी प्रज्ञा को छोड़ देता है। फिर घर आने के बाद जब प्रज्ञा सबको सारा सच बताती है तब उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। चुप रहो तुम बहू, आजकल तुम्हारा रवैया काफी बदल चुका है। तुम अब पहले जैसी नहीं रही। हाँ बहू, तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो गई हो। होगी अपनी किसी सहेली के साथ बिजी, इसीलिए मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी। मैं सब समझता हूँ प्रज्ञा। अरे तुमसे बेहतर तो तुम्हारी बहन है। कम से कम उसे रिश्तों की कदर है, उनसे प्यार करती है वो, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। फिर अगले दिन प्रज्ञा को अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाना होता है। तभी उर्वशी उसके नाश्ते में नशीली दवाई मिला देती है। अब इस नशीली दवाई के असर से दीदी अगले 12 घंटों तक सोई रहेगी और यामिनी आंटी को हॉस्पिटल में चेकअप कराने ले जाऊंगी। और मेरी इस चाल से दीदी सबकी नजरों में फिर से बुरी बन जाएगी। उर्वशी की ये चाल भी कामयाब हो जाती है और टाइम होने पर प्रज्ञा की सास उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाती और आखिर में उर्वशी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। और 12 घंटे पूरे होने पर प्रज्ञा को होश आता है। बस बहुत हुआ प्रज्ञा, तुम ना तो कभी अच्छी बीवी बन सकती हो और ना ही एक अच्छी बहू, और आज ये तुमने ही साबित कर दिया है। अंकित बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं जानबूझकर नहीं सोई थी, न जाने मुझे क्या हो गया था। अरे पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ ना कुछ तो होते ही जा रहा है। अरे कब तक झूठी कहानियां बनाती रहोगी? तुमसे अच्छी तो तुम्हारी छोटी बहन है। अगर आज वो ना होती तो आज मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती। सच में प्रज्ञा, उर्वशी तो तुमसे लाख गुना बेहतर है, जो घर में सबकी देखभाल करती है। काश मेरी तुम्हारे बदले तुम्हारी बहन से शादी हो गई होती। हाँ तो बना लो अपनी साली को घरवाली। अरे तुम्हें तो मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। पूरी तरह से बदल चुकी हो तुम प्रज्ञा। और नहीं तो क्या, निकल जा अभी क्या अभी। हमें तेरी जैसी बहू नहीं चाहिए, हमें तो उर्वशी जैसी बहू चाहिए, और अब यही बनेगी हमारी घर की नई बहू। फिर प्रज्ञा वो घर छोड़कर अपनी सहेली के पास रहने चली जाती है और यहाँ पर यामिनी और राजेश अंकित और उर्वशी की शादी तय करते हैं और साथ ही अंकित और प्रज्ञा का डिवोर्स भी फाइनल हो जाता है। एक दिन अंकित, अब हम दोनों जीजा साली नहीं रहे, तुम मेरे मंगेतर हो। चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ शादी की शॉपिंग करनी है और हम थिएटर में साथ में मूवी भी देखने जाएंगे।
और एक ही पॉपकॉर्न बकेट में पॉपकॉर्न खाएंगे। उर्वशी, अभी तक मेरा और प्रज्ञा का डिवोर्स नहीं हुआ है और मैं अभी बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ सकता। अंकित अभी तक प्रज्ञा को बुला ही नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी को वह सब कुछ मिलने वाला होता है जिसके लिए उसने ये सारा खेल खेला था, लेकिन उसे इस बात की खबर भी नहीं होती कि अब उसका खेल खत्म होने वाला था। एक दिन अंकित का कुछ खो गया होता है और जब वो उर्वशी के बैग में देखता है तब उसका फोन वैसे ही पड़ा होता है। अरे ये तो अपना फोन बैग में रखकर ही सो गई और इसने तो ये लॉक भी नहीं किया। लेकिन ये क्या, इसने तो एक फेक आईडी से प्रज्ञा को मैसेज किया है और इसके बैग में इतनी सारी दवाइयों की बॉटल्स। ये सारी दवाइयां तो नींद आने वाली है। इसका मतलब प्रज्ञा बिल्कुल सही थी, इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, जबकि ये सारा किया धरा उर्वशी का है। फिर अंकित उर्वशी को उठाता है और साथ ही प्रज्ञा को भी वहां फोन करके बुला लेता है और सबके सामने उर्वशी का पर्दाफाश करता है। छी उर्वशी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। अरे तुमने तो एक बहन होकर अपनी ही बहन का घर उजाड़ना चाहा। छी, घिन आ रही है मुझे तुम पर। प्रज्ञा भी गुस्सा होकर उर्वशी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है उर्वशी। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मेरी जिंदगी में। मर गई तू मेरे लिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। निकल जा यहाँ से। सुना नहीं तुमने प्रज्ञा ने क्या कहा? निकल जाओ हमारे घर से। उर्वशी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो अपने बुरे कर्मों के कारण सड़क पर आ जाती है और साथ ही प्रज्ञा और अंकित दोनों एक हो जाते हैं। निर्मला और हेमा काफी अच्छी सहेलियां होती है। निर्मला की बहू ज्योति की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे। वही हेमा की बहू टीना को 6 महीने। एक दिन हेमा अपनी बहू के साथ निर्मला के घर आती है। अरे हेमा बहन, टीना बेटा, आओ ना, बैठो। ये लीजिए हेमा काकी, आप दोनों के लिए स्वादिष्ट आम का पन्ना और ये छोले कुलचे। ओफो, ये सब मत दो हमें। ये सब कितना ओल्ड फैशन खाना है। कुछ नए जमाने के नए स्टाइल का लेकर आओ। क्या निर्मला आंटी, आपने तो ज्योति दीदी को कितना बोरिंग करके रखा है। ये तो एकदम एंटिक पीस लग रही है और ये साड़ी भी कितनी पुरानी स्टाइल वाली है और झुमके और चूड़ियां भी। सो बोरिंग। अब क्या कर सकते हैं टीना बेटा, मेरी बहू तुम्हारी जैसी मॉडर्न नहीं है, वो एकदम पुराने ख्यालों वाली है। थोड़ी ही देर में हेमा और टीना वहां से चली जाती है। देखा तूने कैसी मेरी बेइज्जती हो गई तेरे कारण। अरे मानती हूँ कि तुझे यहाँ आए पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तो बदलाव ला अपने अंदर। कब तक यूं ही पुराने देहातियों जैसे रहेगी? तेरे कपड़े तो देख, बाबा आदम के जमाने की साड़ियां पहनती है तू। लेकिन माँ जी। चुप कर तू। अरे जब मैं हेमा के घर पर जाती हूँ तब वहां पर मुझे स्वादिष्ट बर्गर और पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और पास्ता भी मिलता है और ये सब उसकी बहू बनाती है और तू उन्हें यहाँ पर आम का पन्ना और छोले कुलचे खिला रही थी। टीना के कपड़े देखे हैं, कितने स्टाइलिश थे वो। देखो माँ जी, पहली बात तो ये है कि मुझे टीना जैसे अभद्र और हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद आप भूल रही है कि मैं आपकी बहू और आपके बेटे की पत्नी हूँ। साड़ियाँ पहनना हमारी संस्कृति है और मैं बाकी कपड़े भी पहनती हूँ, लेकिन टीना जितने अभद्र नहीं। हाँ, आई बड़ी। और दूसरी बात तो ये कि बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, ये सारे पदार्थ हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और मैं ना तो आपकी और ना ही घर आए मेहमानों की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं वो सब बनाती हूँ जो पौष्टिक होता है। ज्योति की ये बातें सुनकर निर्मला कुछ नहीं कह पाती और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। फिर एक दिन वापस निर्मला और हेमा की मुलाकात होती है।
ये देखो निर्मला, ये फोटो देखो। मेरी टीना बहू ने नया फोन लिया है और साथ ही वो अब फैशन शो में भी हिस्सा लेने वाली है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है हेमा बहन, तुम्हारी बहू तो सच में काफी मस्त है। और एक मेरी बहू है जो आज तक वो डब्बा फोन ही इस्तेमाल कर रही है और उसे तो ये फैशन वैशन के बारे में भी कुछ नहीं पता। माँ जी, मैं डब्बा फोन इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे फोन में इतना काम नहीं रहता, बस किसी से बात करने के लिए काम आ जाता है। और रहे बाकी के काम तो न्यूज और मनोरंजन तो टीवी के जरिए भी हो जाता है। ये भी सही है। और फैशन में मैं इसीलिए रुचि नहीं दिखाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति से बड़ा फैशन और कोई नहीं है। मुझे सिलाई बुनाई, पेंटिंग, सिंगिंग और बाकी के काम करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो कविताएं भी लिख लेती हूँ। हाय हाय हाय, अब और दिमाग मत खा हमारा। तेरी हरकतें तो तेरी जैसी ही पुरानी है और अब तेरा ये पुराना टेप बंद कर। तू जो भी करती है सब एकदम पुराने जमाने का ही है, इसीलिए मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। लेकिन माँ जी, चली जाए यहाँ से और हम दोनों सहेलियों को आंगन में चैन से बात करने दे। काश मेरी भी टीना जैसी मॉडर्न बहू होती। इस सड़े हुए पुराने पीस से मैं बोर हो चुकी हूँ। निर्मला बहन, अब हर किसी का नसीब मेरे जैसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ हेमा बहन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एक दिन ज्योति त्योहार के लिए बहुत ही कम सामान खरीद कर लाती है, वही दूसरी तरफ टीना बहुत सारा नया स्टाइल वाला सामान लाती है। तुझे मैंने कितना सारा सामान लाने को कहा था, तूने यह आधा ही सामान क्यों लाया है? कंदील कहाँ है? और साड़ी, तेरे लिए साड़ी क्यों नहीं लाई तूने? लाइटिंग भी नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई तू इनमें से। अरे फिर क्या मक्खी मारने गई थी क्या बाजार में? माँ जी, मैंने सारा सामान जरूरत का ही लाया है। कंदील अभी तक वैसे का वैसा ही है और वो भी अच्छी अवस्था में, और लाइटिंग की भी 4 साल की वारंटी थी। अभी ये साल उसका 3रा साल होगा। और रही बात मेरी साड़ी की, तो मेरे पास शगुन की बहुत सारी नई साड़ियां हैं, मैं उन्हीं में से कोई साड़ी पहन लूंगी। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता ज्योति बहू। अरे वो टीना देख, उसने नए नए स्टाइल का सामान लाया है और तू देख, बस पुराने सामान को ही इस्तेमाल करती है। हाँ माँ जी, मैंने भी टीना का लाया हुआ सारा सामान देखा है। उसने तो आधे से ज्यादा सामान फालतू का ही लाया है जो किसी काम का नहीं है। पैसों को अगर हम फालतू के खर्चों में इस्तेमाल करने लगे तो लक्ष्मी जी बुरा मान जाएगी, और ये बात तो आपको पहले से पता है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अब तेरा प्रवचन शुरू मत कर। एक दिन अचानक से निर्मला को हेमा का फोन कॉल आता है और फोन पर हेमा खूब रो रही होती है। अरे हेमा, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? क्या बताऊं निर्मला बहन, मैं अपने इस मॉडर्न बहू से तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम हेमा? पहले पहले वो बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन अब छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिन रात घूमती रहती है बाहर। खाने के लिए तो कुछ भी बनाकर जाती है, कभी कभी तो वो बनाती भी नहीं, और बहुत बदतमीजी से पेश आती है मेरे साथ। अरे बाप रे, ये सब तुम क्या कह रही हो? जरूर कुछ तो हुआ होगा, वरना टीना बहुत अच्छी बहू है। नहीं निर्मला, वो अब अपने असली रंग दिखा रही है। तुम्हें नहीं पता, नए जमाने की बहुएं सास पर बहुत भारी पड़ती है। हेमा की बातें सुनकर निर्मला थोड़ी चिंतित होती है। हेमा से बात करने के बाद निर्मला के कमरे में ज्योति दवाइयाँ और खिचड़ी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी दवाइयाँ और खिचड़ी। देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको भी पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन होता है, लेकिन अब क्या करें, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं वो सब आपको नहीं दे सकती। ठीक है, जा अब मेरी गुलाबी साड़ी इस्त्री कर दे,
कल वही पहनकर मंदिर जाऊंगी। ठीक है माँ जी। फिर ज्योति वहां से चली जाती है और निर्मला के मन में ख्याल आता है, मेरी ज्योति बहू भले ही पुरानी है, लेकिन गुणों से भरपूर है। चाहे मैं उसे 100 गालियां ही क्यों ना दे दूं, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे पास ही आती है और अपनी सगी माँ की तरह मेरी सेवा करती है। नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर एक दिन हेमा का जन्मदिन आता है। तभी उसकी बहू टीना उसे कुछ तोहफे देने की जगह फिर से उससे लड़ झगड़ती है और घर के कोई काम नहीं करती, जिस कारण सारा काम हेमा को ही करना पड़ता है। मेरा जन्मदिन था और तभी मेरी बहू ने मुझसे झगड़ा किया और तो और सारा काम भी मुझे ही करना पड़ा। वो तो बस दिन रात फोन में ही घुसी हुई रहती है और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरा बेटा भी कुछ नहीं बोलता उसे। तेरी बहू ही सही है, पुरानी है, लेकिन उसकी तरह गुणवान शायद ही कोई होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और निर्मला का भी जन्मदिन आता है। तभी ज्योति उसके लिए मालपुए लाती है और उसे खाकर निर्मला को अपना बचपन याद आता है। अरे वाह, ये तो मेरे गांव में मिलने वाले रसीला राम के मालपुए हैं। इन्हें तो मैं हर हफ्ते गांव में खाती थी। वो दुकान तो 70-80 साल पुरानी है। क्या ये तुमने वहीं से लाया है बहू? हाँ माँ जी, ये मालपुए उसी दुकान के हैं। मैंने वहीं पर जाकर लाया है इन्हें। मैं जानती थी कि ये आपको बहुत पसंद है। बहू, तूने मुझे वही सारे पुराने दिन याद दिला दिए। इससे बढ़िया और कीमती तोहफा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने हमेशा ही तेरी तुलना हेमा की मॉडर्न बहू टीना से की है, लेकिन मैं गलत थी। तू ही मेरा असली सोना है, क्योंकि पुराना सोना ही खरा सोना होता है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि व्यक्ति को समय के साथ बदलाव लाना चाहिए, लेकिन साथ में पुरानी चीजों का मोल भी याद रखना चाहिए। हाँ बहू, एकदम सही कहा तूने। चलिए, अब हम मंदिर जाकर आते हैं और घर आकर केक भी तो कट करना है। हाँ बहू। और इस तरह अंत में निर्मला को अपनी पुरानी बहू का मोल समझ आता है और वो उससे अच्छे से पेश आने लगती है।